हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसे एक भीड़ भाड़ वाले शहर में सड़कों के बीचों बीच दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। तो आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को सुनकर के आपको भी लगेगा कि पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कृति व्यास केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही डीबी रोड या लेमिंगटन रोड करके एक जगह है। यहाँ किसी अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम था कृति व्यास। ये नॉर्मल लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। छोटा सा परिवार था, माता पिता थे, एक बहन थी। आस पड़ोस के फ्लैट्स में कजन वगैरह भी रहते थे। कृति व्यास एक चार्टेड अकाउंटेंट थी और बी ब्लंट नाम के एक सैलून में जो बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधूना बाबनी का है। यहाँ कृति व्यास फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम किया करती थी। इनका अपने काम से बहुत लगाव था और उन्हें लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। अब 16 मार्च 2018 का दिन शुरू हो गया। सुबह 9 बजे के आसपास में कीर्ति अपने घर से निकली ऑफिस जाने के लिए, पर ये ऑफिस आती ही नहीं। जब ऑफिस आने का टाइम निकलने लगा तो ऑफिस के लोगों ने कीर्ति को फ़ोन करना शुरू कर दिया, ये जानने के लिए कि अभी तक कीर्ति ऑफिस क्यों नहीं आई है। लेकिन कीर्ति का फ़ोन स्विच ऑफ था। कलीग्स को लगा कि उनका फ़ोन डिस्चार्ज होगा और वो किसी काम से आज नहीं आएंगी। अब यह बात बीत गई। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। इधर घर से 11 साढ़े 11 बजे के करीब कीर्ति की माँ अपनी बेटी को किसी काम से फ़ोन करती है, लेकिन बेटी का फ़ोन तो स्विच ऑफ था। माँ को लगा कि बेटी ऑफिस के काम में बिजी होगी, बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया होगा। अब माँ भी अपने घर के कामों में जुट गई। धीरे धीरे शाम होने लगा, ऑफिस की छुट्टी हो गई। घर पर माँ, पिता और बहन कीर्ति का इंतजार करने लगे। इंतजार में थोड़ा और समय बीत जाता है तो घर वाले बेटी को फ़ोन करने लगे, लेकिन फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ ही था। और अब बहन आस पड़ोस में कीर्ति के बारे में पूछने लगी। कीर्ति की दादी भी चाचा के अपार्टमेंट में रहती थी। कीर्ति का अपनी दादी से बहुत लगाव था। दादी से कीर्ति के बारे में इस तरह से पूछा गया तो उनको शक ना हो कि वो अभी तक घर नहीं आई है और घर पर सभी लोग परेशान हैं। दादी को भी कीर्ति ने ऑफिस जाने से पहले कुछ खास नहीं बताया था। अब बहन कीर्ति के दोस्त को फ़ोन करके पूछती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। ऑफिस के लोगों ने बताया कि आज कीर्ति तो ऑफिस आई ही नहीं है। ये बात सुनकर घर वालों की चिंता और भी बढ़ने लगी। ये सब चल ही रहा था कि धीरे धीरे अगले दिन सुबह हो गई। 7 मार्च का दिन शुरू हो गया। कीर्ति व्यास अभी तक अपने घर नहीं आई थी। इसके बाद लेमिंगटन रोड या डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में कीर्ति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। ये कहती है कि इनकी छोटी बहन कीर्ति व्यास कल सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के आसपास ऑफिस के लिए घर से निकली थी। 11 बजे जब माँ ने किसी काम से उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था और शाम को जब कीर्ति घर नहीं आई तब भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। उसके बाद ऑफिस से पता चला कि वो कल ऑफिस आई ही नहीं थी। कल सुबह से वो लापता है। अब आप कुछ कीजिए। पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और अपनी तरफ से छानबीन भी शुरू कर देती है। फरहान अख्तर भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट की कि कीर्ति व्यास कहीं भी मिले तो इन्फॉर्म करें। जगह जगह पोस्टर लगवाए गए। ढूंढने की हर तरह की तमाम कोशिश भी की गई, लेकिन कीर्ति का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चला। 5 अप्रैल आते आते कीर्ति व्यास का ये मिसिंग केस मुंबई के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है।
कीर्ति अपने घर से निकलने के बाद कहाँ गई होगी। घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और क्राइम ब्रांच ने देखा कि 9 बजे के करीब कीर्ति व्यास अपने बिल्डिंग के बाहर फोर्ड इको स्पोर्ट्स गाड़ी में बैठे 2 लोगों से कुछ बातें करती है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाती है। फुटेज को जूम करने पर गाड़ी का नंबर भी पता चल गया। अब पुलिस गाड़ी के ओनर के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। ये गाड़ी खुशी सहजवानी नाम की एक महिला की थी। 42 साल की ये महिला थी। शांता कुछ वेस्ट में इनका अपार्टमेंट था। इनकी शादी हो चुकी थी और ये अपने पति और बेटे के साथ अपने अपार्टमेंट में ही रहती थी। वैसे ये भी कीर्ति व्यास के जैसे बी ब्लंट सैलून में जॉब करती थी। एकेडमी मैनेजर के तौर पर इनकी पोस्टिंग थी। जैसे ही पुलिस को खुशी सहजवानी के बारे में पता चलता है, पुलिस बी ब्लंट सैलून में पहुंच गई खुशी से पूछताछ करने के लिए। खुशी ने कहा कि इन्होंने 16 मार्च को कीर्ति को अपने गाड़ी में बिठाया था। ये अपने एक कलीग जिसका नाम सिद्धेश तम्हानकर है उनके साथ ऑफिस जा रही थी। सिद्धेश तम्हानकर भी बी ब्लंट सैलून में ही काम करते थे। ये अकाउंट्स देखते थे। उम्र थी 29 साल। ऑफिस जाते समय बीच में ही कीर्ति व्यास का घर पड़ता है। वो रास्ते में दिखी तो हमने गाड़ी रोक दी। जब कीर्ति ने हमें देखा तो वो गाड़ी के पास आती है। हमने कहा कि हम भी ऑफिस ही जा रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ। वैसे कीर्ति रोज ग्रैंड फ्लोर स्टेशन से लोकल ट्रेन में बैठकर ही ऑफिस जाती थी। कीर्ति ने खुशी को गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और बोली कि मैं खुद ऑफिस आ जाऊंगी, आप दोनों जाओ। फिर दोनों ने इंसिस्ट किया गाड़ी में बैठने के लिए। तब उसने बोला ठीक है, लेकिन मुझे नवजीवन सोसाइटी के आसपास में छोड़ देना, मैं वहां से लोकल ट्रेन ले लूँगी। इन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। इसके बाद कीर्ति गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठती है। खुशी सहजवानी गाड़ी चला रही थी और सिद्धेश तम्हानकर पीछे बैठे हुए थे। खुशी ने आगे पुलिस को बताया कि उसने नवजीवन सोसाइटी के पास में कीर्ति को ड्रॉप किया। फिर ये और सिद्धेश वहां से ऑफिस आ गए। पुलिस ने ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। खुशी और सिद्धेश टाइम पर ही ऑफिस में आ गए थे। खुशी का ये बयान सही निकला। इसके बाद पुलिस यहाँ से चली गई। अब क्राइम ब्रांच की टीम कीर्ति व्यास के घर से नवजीवन सोसाइटी और स्टेशन तक के सारे सीसीटीवी फुटेज देखती है और फिर फैसला करती है फुटेज देखेंगे और स्टेशन तक के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करती है। इसके बाद सारे फुटेज देखे जाते हैं। चूँकि कीर्ति कौन सी गाड़ी में बैठकर के घर से निकली थी वो गाड़ी पता चल चुकी थी, इसलिए उसी गाड़ी को सीसीटीवी में 9:15 पर फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार में बैठती है। 9:18 पर गाड़ी नवजीवन सोसाइटी के पास रुकी। गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। इसके बाद ये गाड़ी 9:25 तक सतरास्ता नाम की एक जगह पर पहुंची। यहाँ पर कीर्ति अगली वाली सीट पर बैठी हुई थी, नहीं दिखी। अब गाड़ी में केवल 2 लोग ही थे, खुशी और सिद्धेश। पुलिस ने सोचा कि खुशी ने कीर्ति को स्टेशन के पास में ही उतार दिया हो, लेकिन जब ग्रैंड फ्लोट के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चलता है कि कीर्ति यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अगर वो नवजीवन सोसाइटी के पास में रुकी स्टेशन पर तो क्यों नहीं आई। ये भी हो सकता है कि कीर्ति गाड़ी से उतरी ही नहीं हो। पर नवजीवन सोसाइटी आने के ठीक 7 मिनट के बाद अब कीर्ति गाड़ी से कहाँ गायब हो सकती है। आखिर 7 मिनट में उसके साथ क्या हो सकता है, वो कहाँ जा सकती है। खुशी ने अपने बयान में बताया कि ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी कभी कभी अपनी गाड़ी को स्टेशन के पार्किंग में पार्क करने के लिए और फिर लोकल ट्रेन से ही ऑफिस चली जाती थी। चूँकि पुलिस ने कैमरे में खुशी को गाड़ी चलाते हुए देख लिया था तो सोचा कि ये गाड़ी चलाकर किन किन रास्तों से ऑफिस जाती होगी। पिछले दिनों के ढेर सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाए जाते हैं,
उनको देखा जाता है। करीब 2 महीनों तक की फुटेज देख लिए गए, लेकिन खुशी एक भी दिन अपनी गाड़ी को स्टेशन के पार्किंग में पार्क करके लोकल ट्रेन में बैठ करके ऑफिस नहीं गई थी। ये चौंका देने वाली बात थी। खुशी सहजवानी क्राइम ब्रांच जैसी अथॉरिटी से ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है? बस केवल इसी वजह से क्राइम ब्रांच की नज़र खुशी सहजवानी पर आकर के रुक गई। जब कीर्ति गायब हुई थी तो रिपोर्ट लिखाने के बाद 17 मार्च को सिद्धेश अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आया कि कीर्ति को ढूंढने में ये भी पुलिस की मदद करेगा, पर इसने ये बात नहीं बताई कि 16 मार्च की सुबह में इसके साथ ही गाड़ी में बैठ कर के घर से निकली थी। ये भी चौंकाने वाली बात थी। क्राइम ब्रांच खुशी और सिद्धेश से इन सारे सवालों के जवाब मांगती है। ये दोनों बस केवल इस बात पर अटके हुए थे कि इन्होंने नवजीवन सोसाइटी के पास में कीर्ति को ड्रॉप कर दिया था। सैकड़ों बार पुलिस इन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ करती रही। जगह जगह के न जाने कितने सीसीटीवी फुटेज देख लिए गए, सब कुछ तो कर लिया गया, मगर फिर भी कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिला। केवल यही दोनों थे जिनसे कीर्ति आखिरी बार मिली थी। इन दोनों से सख्ती से पूछताछ भी किया जाता है। इन दोनों से सख्ती से पूछताछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। सब करने धरने में 50 से 60 दिन बीत चुके थे। मार्च महीने से मई महीना आ गया था। क्राइम ब्रांच में ऑफिसर्स के मन में वो 7 मिनट वाला पूरा खेल चल रहा था। पहले कीर्ति कार के फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, फिर 7 मिनट के बाद वो कहाँ गायब हो गई। स्टेशन पर भी वो कहीं नजर नहीं आई थी। पुलिस के मन में खुशी की गाड़ी को लेकर कुछ शक पैदा होता है, क्योंकि कीर्ति आखिरी बार बस इसी कार में दिखी थी। पुलिस ने खुशी सहजवानी से उसकी गाड़ी ले ली। फॉरेंसिक जांच के लिए गाड़ी को क्लीना फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है, जहां जांच करने पर गाड़ी के बैक सीट पर आसपास में कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। अब पुलिस की टीम कीर्ति व्यास के घर जाती है। कीर्ति की मां के खून के सैंपल लिए जाते हैं। इसके बाद इन सैंपल्स को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। जांच करने पर गाड़ी से मिले खून का डीएनए कीर्ति की मां के डीएनए से मैच हो जाता है। अब ये क्लियर हो गया था कि गाड़ी में मिला खून कीर्ति का ही है। इतना काफ़ी था। खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमन्हाकर सहजवानी और सिद्धेश को अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद मई 2018 में पुलिस खुशी और सिद्धेश को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों को अलग अलग रूम में बैठाकर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। कार से मिले ब्लड सैंपल के बारे में बताया जाता है। खुशी सहजवानी ये सुनकर के टूट गई और बोला कि सिद्धेश ने कीर्ति का खून कर दिया है। इसके बाद सिद्धेश और उनके बारे में पता लगाया जाता है। ये सुनकर सिद्धेश भी टूट गया और बोला कि इसने और खुशी ने मिलकर कीर्ति को खत्म कर दिया है। गुनाह तो दोनों ने स्वीकार कर लिया, अब मोटिव पता लगाना था और सबूत इकट्ठे करने थे। सबसे अहम था कि इन दोनों ने लाश का क्या किया। 100 को बरामद करना भी जरूरी था। केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे पूछा जाता है कि कीर्ति को मारने के बाद लाश का उन्होंने क्या किया, उसे कहाँ डंप किया। फिर ये लोग बताते हैं। अब यहाँ से पुलिस की असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस की रियल छानबीन चालू होती है। खुशी और सिद्धेश के अनुसार इन्होंने बॉडी को वाडला लेक में फेंक दिया था। यह एक छोटी सी नदी है जो आगे जाते समुद्र में मिल जाती है। इसके आसपास घने पेड़ पौधे जंगल हैं, जहां पर जंगली जानवर रहते हैं। पुलिस अपने साथ गोताखोर और मछुआरों को इस जगह पर लेकर आती है। बॉडी को ढूंढना शुरू किया जाता है। एक तरफ पुलिस झाड़ियों में ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ मछुआरे पानी में खोज रहे थे, और पानी के अंदर तो वहाँ गोताखोर की टीम खोज रही थी। और जिन झाड़ियों में जाने के लायक नहीं था, वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रोन्स मंगवाए गए, उससे ढूंढना शुरू किया गया। ड्रोन के लाइव फुटेज देखे जाते हैं। बाद में इन्हें कंप्यूटर पर जूम कर के अच्छे से देखा गया।
अच्छे से देखा गया। लगभग पूरे वाडला लेक में खोजा गया, लेकिन बॉडी कहीं भी नहीं मिली। ये भी शक था कि लाश समुद्र में तो नहीं चली गई, क्योंकि अगर लाश समुद्र में चली गई होगी तो लाश को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। वैसे भी अब तो 2-2.5 महीने हो गए थे, पता नहीं बॉडी का क्या हुआ होगा। आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछा जाता है कि किसी ने कहीं कोई लाश देखा है। यहाँ से भी कुछ भी पता नहीं चलता। गांव वालों ने बताया कि झाड़ियों में लोमड़ियों की एक बड़ी संख्या रहती है। एक बार किसी बच्चे की मौत के बाद उसे जंगल में दफना दिया गया था। इन लोमड़ियों ने उसे निकाल लिया और उसे घसीटने लगे। ये सुनकर पुलिस के मन में एक नया डर होने लगा कि कहीं लोमड़ियों ने कृति के बॉडी के साथ तो कुछ नहीं किया। लाश को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के दिमाग में आया कि जिस तरीक़ों से फिल्म में एक्शन स्क्रीन करने के लिए एक्टर्स के डमी का यूज़ किया जाता है, वैसे ही इस केस में करना चाहिए कि पता चल जाएगा कि बॉडी कहाँ चली गई होगी। अब इन्होंने बॉलीवुड में काम कर रहे कुछ लोगों से बात किया। तरह डमी बनाने वाले लोगों से बारे में पता चलता है। पुलिस पूरे टीम को बुलवाती है। इनके बाकायदा पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कीर्ति की हाइट वेट सब कुछ दिया जाता है। कुछ दिन में फिर उसके डमी को तैयार किया जाता है। 16 मार्च के सीसीटीवी से पता चला कि उस दिन कृति ने कौन से कपड़े पहने थे। उस तरह के कपड़े डमी को पहनाए गए थे। जब डमी पूरी तरह से रेडी हो गई, पुलिस उसके डमी को वाडला लेक लेकर आ जाती है, जहां पर पूरी तैयारी के साथ आया गया। ड्रोन्स लाया गया। पुलिस अपनी बोट लेकर आ गई थी। मछुआरे भी अपने बोट लेकर आ गए थे। खुशी और सिद्धेश ने जिस तरह से बॉडी को फेंका था, उसी तरह से डमी को भी फेंका गया। अब बॉडी बहना शुरू हो गया। पीछे पीछे पुलिस वालों की बोट उसका पीछा करने लगी और आसमान से ड्रोन्स भी नज़र रख रहे थे। डमी का पीछा करते करते पुलिस 2 किलोमीटर दूर आ गई। समुद्र नदी का बॉर्डर आ गया, जहां पर ये मिलते हैं। अचानक से हवाएं तेज हो गई, लहरें भी ऊंचे उठने लगे, पानी का बहाव भी तेज हो गया। उसी में डमी गायब हो गया। चूँकि रात का समय था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डमी को बहुत ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। बॉडी को ढूंढने के लिए ये आइडिया फेल हो गया। इधर पुलिस की टीम खुशी और सिद्धेश से कत्ल करने के पीछे का मोटिव पूछती है। पुलिस को इन्होंने जो जवाब दिया वो कुछ ऐसे है। कीर्ति व्यास वी ब्लंट सैलून में फाइनेंस मैनेजर थी। उम्र भी 28 साल, उसकी शादी नहीं हुई थी। सिद्धेश अकाउंट्स देखता था। उनकी उम्र 29 साल थी, अभी भी उनकी शादी नहीं हुई थी। ये कीर्ति का जूनियर, कीर्ति और सिद्धेश ये कीर्ति का जूनियर था। कीर्ति और सिद्धेश एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। वहीं खुशी सहजवानी एकेडमी मैनेजर थी। राजू को ही पुलिस मुजरिम समझकर केस आगे बढ़ाती है और 2 मार्च 2011 को राजू गहलोत का नाम सामने आता है। इस पर कत्ल का इल्जाम भी लगाया जाता है। 6 मार्च तक एक और लड़के का नाम सामने आता है, नवीन। ये राजू का जिगरी दोस्त और कजन भी था। पुलिस उसे उठाती है और पूछताछ करती है। थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर ऐसे चीज़ों का खुलासा हुआ जिससे पुलिस भी हैरान हो गई। राजू और नीतू एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इनका गोत्र समान है। हिंदू धर्म के अनुसार गोत्र समान होता है तो लड़का लड़की भाई बहन माने जाते हैं। ये बात जानने के बाद नीतू और राजू अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताते हैं। दोनों को एक साथ में रहना था, लेकिन ये कैसे रहेंगे? इसके बाद प्लान बनाते हैं और दोनों अपने अपने घर में झूठ बोलकर निकल जाते हैं। झूठ बोलकर घर से निकल जाते हैं। ये दोनों अच्छे जॉब करते थे। घर छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। कुछ महीने रहने के बाद ये दिल्ली वापस आ जाते हैं। 20 जनवरी 2011 को ये दिल्ली के हरिनगर में शिफ्ट हो गए। 7,000 पर रेंट के एक घर में रहने लगे।
अब तक 7 से 8 महीने बीत चुके थे और इन्होंने कोई नौकरी भी नहीं की। केवल सेविंग्स के पैसों के बल पर इधर उधर भटकते रहे। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे थे, आर्थिक दंगे दिखने लगे, दोनों में झगड़े होने शुरू हो गए। तो फिर नीतू कहती है कि राजू तुम अपने घर के प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगो, तभी हम दोनों सुख शांति से रह सकते हैं। राजू के नाम पर एक फ्लैट भी था जिसे नीतू राजू की बहन को फ़ोन करके बेचने को कहती है और वो मना कर देती है। तो नीतू उससे गुस्से से बात करने लगती है। तो फिर राजू भी वहाँ आ जाता है और दोनों में झगड़े चालू हो जाते हैं, क्योंकि नीतू भी राजू की बहन को ऐसे ही फ़ोन नहीं करती थी। फिर दोनों में झगड़ा चालू हो गया और राजू चाकू से नीतू पर वार कर देता है और नीतू का गला कट जाता है। फिर जब राजू का गुस्सा शांत होता है तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। उसने ये बात तो वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसे इस झमेले में नहीं फंसना था कि फिर राजू अपना सूटकेस लाकर उसमें सारा सामान निकालकर उसमें नीतू के शरीर को जैसे तैसे ठूस देता है। अब रात हो चुका था और अगर वो रात को निकलेगा तो पहरा देने वाले पुलिस की नज़र भी इस पर लग जाएगी। ये सुबह होने का इंतज़ार करता है, क्योंकि सुबह में ये इतना बड़ा बैग लेकर निकलेगा तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। धीरे धीरे बैग में से खून भी निकलना चालू हो गया था। राजू का प्लान था कि ये ट्रेन पकड़कर कहीं दूर जाकर इस बैग को फेंक देगा। ये रास्ते में किसी सुनसान जगह में बैग को ट्रेन से गिरा देगा। फिर उसे कोई भी जगह नहीं मिलता है। फिर वो स्टेशन की ओर आगे बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि मशीन से बैग की चेकिंग हो रही है। अगर वो बैग चेक कराता तो फिर वो पकड़ा जाएगा। तो वो देखता है कि वहीं स्टेशन के पास ही एक सुनसान जगह है। तो फिर वो उस बैग को वहीं छोड़ देता है और अपने घर आ जाता है और फिर साफ सफाई करने लगता है। जिस घर में रहता था वहाँ का सारा रेंट चुका कर वो निकल गया। तो फिर मालिक ने भी पूछा कि नीतू कहाँ पर है। तो फिर राजू कहता है कि वो सिंगापुर चली गई है। तो फिर राजू अपने दोस्त नवीन के यहाँ चला जाता है और टीवी पर वह ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। उसके बाद राजू को लगा कि अब यहाँ रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा। पुलिस को सिर्फ राजू को ही पकड़ना था, तो उसने कई सारे राज्यों में छानबीन कर डाली। फिर भी राजू का अता पता किसी को भी नहीं चला। काफ़ी दिन बीत गए, महीने बीत गए और महीनों के बाद अब साल भी बदल गया। फिर पुलिस ने राजू को टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल में शामिल कर दिया। भगौड़ा साबित कर दिया गया। फिर धीरे धीरे साल बीत गया। 2011, 2019 बीत गया। एक दिन 25 जून 2019 को अचानक से एक फ़ोन राजू गहलोत के घर पर आता है। उसकी मां ने फ़ोन उठाया। लाइन पर राजू बात कर रहा था। तो फिर राजू कहता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं बचूंगा। तो राजू कहता है कि मुझे बस आप सबको एक बार देखना है, जल्दी से गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में आ जाइए। पूरा परिवार हॉस्पिटल के लिए भागता है। घर वालों ने पुलिस को भी बता दिया और घर वाले हॉस्पिटल चले गए। और फिर सबके वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि राजू गहलोत की कुछ देर पहले ही मौत हो गई। तो फिर पुलिस ने राजू के बारे में क्राइम ब्रांच में लिस्ट में कुछ इस प्रकार बताया कि राजू नीतू को मारकर कई राज्यों में भटकता रहा। वो नौकरी करता तो भी पकड़ा जाता और उसके पास कई सारे नाम नंबर भी थे और वो दिल्ली के पास ही एक जगह पर छुपकर रहने लगा। ये चिंता में पड़ गया। फिर अपने नए नाम से फिर वो एक कॉलेज करने लगा और कई सारी डिग्रियां भी हासिल किया और नौकरी भी करना चालू कर दिया। और ये कभी भी अपना चेहरा किसी को भी ठीक से नहीं दिखाता था। और राजू के साथ काम करने वाले शराब पीते तो थे, पर राजू उन सब के साथ शराब कभी भी नहीं पीता। उसे लगता कि वो शराब के नशे में कहीं सब कुछ सच ना बता दे। वो बस सिगरेट पीने लगा और काफ़ी दिन गुजर गए। फिर एक दिन उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और फिर उसकी कंपनी ने उसे गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। 17 जून 2019 को इसे एडमिट किया गया। डॉक्टर ने तो पहले ही कह दिया था कि अब ये बचेगा नहीं।
25 जून को इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उसने हॉस्पिटल से अपने घर पर फ़ोन करवाया उस दिन और परिवार भी हॉस्पिटल पहुंच गया। जब तक वो हॉस्पिटल जाते तब तक राजू गहलोत की मृत्यु हो गई थी। 26 जून को राजू का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद ये सारी बात नीतू के घर वालों को भी बताया गया और केस यहीं पर बंद कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ आपको पता चलते रहे।